हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। या इसके अंदर मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो दोनों नाम है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं इसको, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम बोल देते हैं। बेसिकली आप लोग को पता चल गया होगा, जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या यूज करेंगे, IR इंफ्रारेड रेज को यूज करेंगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपना एक पर्पस होता है। जैसे NMR हमें बताता था कि हमारे मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमने NMR पढ़ी, तो NMR से हमें क्या पता चला था, NMR ने हमें बताया कि हमारे मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। इसका आइडिया हमें किसने दिया, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने दिया। अब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन NMR हमें नहीं बता पाता, कुछ इंफॉर्मेशन NMR से हमें पता नहीं चलती, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या यूज करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें आइडेंटिफाई होता है टाइप ऑफ बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, उसका आइडिया हमें कौन देगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देगी। देखो हमने लैब में कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया, अब उस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कौन कौन से क्या है फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो हमें कौन बताएगी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएगी। कैसे बताएगी, हम IR का डाटा देख के, ठीक है, IR में कुछ डाटा आता है, कैसे आता है वो हम देखेंगे। तो IR का जो डाटा है उसको एनालाइज करके हम बता सकते हैं हमारे जो कंपाउंड फॉर्म किया है उसके अंदर किस टाइप के बॉन्ड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास काम होता है किसका, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्लियर। अब देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास काफी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, काफी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। जैसे मैंने आपको याद करवाया हुआ है, सबसे पहले रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स, क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर माइक्रोवेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेस, क्लियर। इस तरह से हमारे पास स्पेक्ट्रम चलता रहता है। तो आज हम मेनली जो स्टडी करेंगे किसको करेंगे, IR रीजन को करेंगे। किसको करेंगे, IR रीजन की हम स्टडी करेंगे। तो जो हमारे पास IR रीजन है, इसको अगर हम ध्यान से सोचें तो IR रीजन को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहली बात, जो IR रीजन होता है कहां से कहां तक होता है, तो IR रीजन को हम डिफाइन करते हैं पूरा 550 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। नहीं, इसमें भी ना हमें थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी। जो IR रीजन है ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रीजन है। जो IR रीजन है उसको तो अगर हम डिफाइन करें ना, ब्रॉड होता है काफी। IR रीजन होता है नियर अबाउट अपना 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके टू 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। इस रेंज में हमारे पास क्या लाई करता है अपना जो IR रीजन लाई करता है। बट जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है, जो हम पढ़ते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रीजन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रीजन, वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक का काम आता है हमारे पास, वो मेनली काम आता है नियर अबाउट 500 या 600 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके, रफ सी रेंज है, टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करेंगे, स्टडी करेंगे, वो वाला रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, 600 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, रफ सी रेंज है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, अगर आप देख पा रहे हो, जो रेंज है यहाँ से 50 सेंटीमीटर से लेके कितने तक है, 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक है पूरा IR रीजन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फार IR, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, नियर IR, ठीक है। अब सेंटीमीटर इनवर्स क्या है, बेसिकली सेंटीमीटर इनवर्स का भी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहले हम सेंटीमीटर इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो अपने पास क्या होता है, जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है H न्यू। आप लोगों ने पहले से देखा हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H न्यू होता है। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, जब इसी को हम बोल सकते हैं HC बाई लैम्डा। क्लियर। अब 1/लैम्डा क्या होता है हमारे पास, वेव नंबर, जिसको हम म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी क्या आ जाएगी अपने पास, HC न्यू बार, एनर्जी क्या आ जाएगी, HC न्यू बार। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार,
एच इज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। यहाँ पे न्यू बार क्या होता है अपने पास, वेव नंबर होता है। न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर। मतलब एनर्जी को हम किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनर्जी को हम लैम्डा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी को हम न्यू बार की फॉर्म में, वेव नंबर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है। न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है। अब ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें न्यू बार में ही क्यों रिप्रेजेंट किया, हम लैम्डा में कर सकते थे, इजी रहता हमें। तो हमने बेसिकली लैम्डा के ऑपोजिट में क्यों किया, इसका भी तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो वही रीजन मैं आपको समझाता हूं, वाई सेंटीमीटर इनवर्स और वेव नंबर इज यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहली बात, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, देखो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जो एनर्जी है उसको हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेव नंबर की टर्म में भी, बिकॉज एच और सी तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। एच और सी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जितना न्यू बार ज्यादा होगा उतनी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। जितना न्यू बार ज्यादा होगा उतनी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। ये चीज तो हमें समझ आ रही है, ठीक है। अगर ये चीज समझ आ रही है हमें, तो हम बोल सकते हैं क्या कि हम न्यू बार की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यू बार मतलब इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। इनवर्स वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर, तो वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम सेंटीमीटर इनवर्स में ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा की फॉर्म में क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसका रीजन स्टडी करते हैं हम। देखो जो हम पढ़ते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रीजन, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रीजन, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन, उसका जो रेंज होता है, अगर हम वेवलेंथ की फॉर्म में पढ़े थे, अगर हम वेवलेंथ की फॉर्म में स्टडी कर लेते कोई इशू नहीं था, तो वेवलेंथ की फॉर्म में वो आती है रेंज अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर से लेके लगभग आती है 25 माइक्रोमीटर तक। मतलब अगर हम लैम्डा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, अब अगर हम इसी की चीज को वेव नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 ओवर लैम्डा क्या हो जाएगा, वेव नंबर हो जाएगा। तो अगर हम ये रेंज निकालें तो 1/2.5 माइक्रोमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक है। अगर मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻6 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आप लोग ध्यान से देखो कितनी आएगी। इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे, नीचे आ जाएगा अपने पास 1/2.5 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा ये। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 2.5, इसको ऐसे लिख लो 10 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 2.5। क्लियर। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, कितनी आ जाएगी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर हम इसी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करना, लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर न्यू, ठीक है ना, या न्यू बार बोल सकते हैं 1 ओवर लैम्डा को, ऐसे लिख लो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार। अगर हम किसके लिए सॉल्व करें, 25 माइक्रोमीटर को सॉल्व करें, किसको सॉल्व करें 25 माइक्रोमीटर को, तो कितना आ जाएगा 1/25 इंटू 10⁻6 मीटर्स। इस वैल्यू को आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। जब इस वैल्यू का पूरा सॉल्व करोगे ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी 400 सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे मैंने पहले करके दिखाई है आपको, वैसे आप ये वैल्यू सॉल्व कर लेना। मतलब जब हमने डाटा किसकी फॉर्म में यूज किया, सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में यूज किया, हमें एक बड़ी रेंज देखने को मिल रही है। देखो अगर आप यहाँ से डाटा स्टडी करते, जैसे ना इसका स्पेक्ट्रम आता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या आता है, स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं हम। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, कुछ इस तरह का मान लो ग्राफ मिलता है। अगर हम लैम्डा की फॉर्म में यूज करते तो ग्राफ्स में हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं मिल पाते। आप समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है वेरी लो रेंज है। तो अगर हमारे पास कोई डाटा आता, ठीक है, बहुत सारे ग्राफ्स आते, मान लो हम ग्राफ स्टडी करते,
तो ग्राफ्स में अगर गैप ही रेंज ही कम है तो ग्राफ्स कैसे करते, ऐसे ऐसे ग्राफ हो जाते, बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करते, हम स्टडी ना कर पाते। बट अगर हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो रेंज क्या बन गई हमारे पास, जो रेंज बन गई वो बन गई लगभग 400 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक रफली। तो हमें बड़ी रेंज मिल गई जिसमें हम अपना जो ग्राफ है उसको इजीली स्टडी कर पाएंगे। मतलब ग्राफ्स में देखो बड़े सारे गैप्स आएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पॉइंट 400 पे है, ये 500 पे है, ये 1800 पे है, इस तरह से हमें पॉइंट्स दिखेंगे। क्लियर। अगर इतनी कम रेंज होती तो इसमें हमें पॉइंट्स का ही पता नहीं चलता ग्राफ में। इसलिए हम जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर जो वेव नंबर लेके चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। आई थिंक इतना सभी को क्लियर है। तो मैंने 2 पॉइंट्स बताए आपको। पहला पॉइंट क्या बताया, जो IR रीजन होता है बेसिकली वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 50 सेंटीमीटर इनवर्स लेके 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं वो रफली होता है 600 सेंटीमीटर इनवर्स लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो IR रीजन है उसको हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है, फार IR, मिडल IR एंड नियर IR। कितने हिस्सों में बांट लिए, 3 हिस्सों में हमने इसको बांट लिया। तो अगर हम बात करें, ठीक है, फार IR में लो वेव नंबर के आएंगे, नियर IR में क्या आएंगे, ज्यादा वेव नंबर के आएंगे। बट जो मिडल IR है इसी को हम क्या करेंगे, अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अगर आपसे देखो लिखा ही हुआ है मैंने, अगर आपसे IR रीजन पूछ ले कहां से कहां तक आएगा, 50 सेंटीमीटर इनवर्स टू 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये क्वेश्चन आ चुका है, लेक्चर कैडर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, या लेक्चर कैडर या मास्टर कैडर दोनों में से एक एग्जाम में आ चुका है। बट जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं वो रफली रेंज कितनी होती है, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं वो होता है हमारे पास 600 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। कहां से कहां तक, 600 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रीजन है इसको भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। जो हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रीजन है उसको भी हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है। एक होता है अपने पास फिंगर प्रिंट रीजन और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन, एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। अब जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है इसकी रेंज किसी बुक्स में 900 से लिख देते हैं, किसी में 650 से लिख देते हैं, तो वो रफली रेंज है, 650 से लिख दो 1450 सेंटीमीटर इनवर्स तक, वो इतना मैटर नहीं करता। ठीक है। 1500 लेके 400 तक को हम बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप, रफ सी रेंज है। ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप रीजन का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन का मतलब तो सिंपल सा ही है कि जितने भी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका जो डाटा आता है वो इस रेंज में आता है। अभी डाटा का मतलब क्या है, मैं सिंपल सा बताता हूँ। अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा, तो उसका डाटा भी क्या आएगा, ज्यादा, उसका डाटा भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर अपने पास बॉन्ड वीक है तो उसका डाटा भी क्या आएगा, कम। मतलब ऑर्गेनिक में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल पढ़ते हैं, ठीक है, अल्कीन पढ़ते हैं, अल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, जितने भी ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सभी कहाँ पे राई करेंगे, फंक्शनल ग्रुप रीजन में राई करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 1500 सेंटीमीटर इनवर्स लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो अपने पास फिंगरप्रिंट रीजन है, इसको फिंगरप्रिंट रीजन क्यों बोलते हैं, जैसे 2 ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, 2 ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। वैसे ही फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होता है, जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वैल्यूज सेम नहीं हो सकती। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स को अगर हमने डिस्टिंग्विश करना है, अगर वो फिंगरप्रिंट रीजन में लाई करते हैं उनको इजीली कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, बिकॉज फिंगरप्रिंट रीजन में जो उनकी वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। ठीक है ना। तो बस आपको रफली रेंज का आइडिया रखना है। ठीक है। फिंगरप्रिंट रीजन कहाँ से होता है, 900 से 1450 बोल देते हैं, रफ सी रेंज है, किसी बुक में 650 से बोल देते हैं। और फंक्शनल ग्रुप रीजन 1500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास सोर्स है वो क्या होता है, IR रेडिएशन का। देखो हम IR रेडिएशन यूज करते हैं, तो IR रेडिएशन का हमारे पास सोर्स क्या होगा, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो हम कौन सी रेडिएशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अपनी IR रेडिएशन, तो उसका सोर्स क्या होगा, देखो आगे, सोर्स ऑफ IR रेडिएशन, छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा,
अगर आपसे पूछ ले आईआर रेडिएशन आ कहाँ से रही है, तो थोड़ा सा थ्योरी वाइज रटने वाली चीज़ें हैं। तो सोर्स में जो पहला सोर्स आपको ध्यान रखना है वो होता है सिंपली हाइड्रोजन लैंप। सिंपली हमारे पास हाइड्रोजन लैंप, जैसे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसमें ना कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जब स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे कुछ रेडिएशन निकलती हैं। जब हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, उसको हीट करेंगे, कुछ करेंगे, तो उससे कुछ रेडिएशन निकलेंगी। उसी रेडिएशन को वो क्या प्रोवाइड कर रही है, बेसिकली आईआर रेडिएशन प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड करती है, आईआर रेडिएशन। दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका नर्स्ट ग्लोबर। नर्स्ट ग्लोबर नाम है, देखो नर्स्ट ग्लोबर, ठीक है। ये बेसिकली होता है सिलिकॉन कार्बाइड। एक मटेरियल होता है, किसका बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। कुछ नहीं है, सिलिकॉन कार्बाइड को हम हीट करते हैं, उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, उससे आईआर रेडिएशन निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं नर्स्ट ग्लोबर। थर्ड जो आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं सिंपल ग्लोबर। क्या बोलते हैं, सिंपल ग्लोबर। ये भी किसका सोर्स होता है, आईआर रेडिएशन का। इसमें हम क्या यूज करते हैं, ऑक्साइड ऑफ जर्कोनियम, यूट्रियम एंड इरिडियम, ठीक है। इनके हम क्या यूज करते हैं, ऑक्साइड यूज करते हैं। मतलब इस कंपाउंड्स को हम हीट करेंगे, उससे क्या निकलेगी, आईआर रेडिएशन। क्लियर। उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, अपने पास एक टंगस्टन का होता है, टंगस्टन फिलामेंट, द टंगस्टन लैंप। इससे हमें कौन सी रेडिएशन देखने को मिलती है, ये एक्स्ट्रा है, इससे अलग है आईआर रेडिएशन से। इससे हमें देखने को मिलती है एक्स रेस। इससे हमें कौन सी रेडिएशन देखने को मिलती है, एक्स रेस देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। ये मैं आपको यूज करूंगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, जब मैं आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाऊंगा तब यहाँ वहां पे यूज करूंगा। क्लियर। तो ये सोर्स भी आप लोग को क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। किसके सोर्स है ये अपने पास, आईआर रेडिएशंस के। क्लियर। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी थोड़ा सा शायद आवाज हो रहा था तो इसलिए मैंने अभी सेटिंग की है, दोबारा से अभी कंटिन्यू करते हैं। कंडीशन फॉर आईआर एक्टिविटी, ठीक है। आईआर एक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। देखो प्रिंसिपल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ठीक है। सिंपल सा प्रिंसिपल है क्या, डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। आप लोग को समझना पड़ेगा, जब भी हम ना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, जैसे ए और बी दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ए और बी में जो हम बॉन्ड मान के चल रहे हैं कि ए और बी बॉन्ड में क्या हो रही है, इसको लाइक स्प्रिंग मान रहे हैं, इस बॉन्ड को लाइक क्या मान रहे हैं, स्प्रिंग। और इसमें कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वाइब्रेशंस हो रही है। कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वाइब्रेशंस। जब इसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन डाइपोल मूवमेंट मस्ट चेंज, डाइपोल मूवमेंट मस्ट चेंज। तो देखो फर्क है यहाँ पे, अगर हम आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का देखा होगा अब सिलेक्शन रूल, उसमें हम बोलते हैं कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए, कि मॉलिक्यूल के पास पक्का से ही क्या होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या टर्म बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मतलब मॉलिक्यूल लगातार वाइब्रेट कर रहा है, तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन उसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो वो आईआर क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट मस्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू विद वाइब्रेशन। देखो यहाँ पे डी न्यू क्या बोल रहे हैं हम, डेल्टा न्यू क्या बोल रहे हैं, चेंज इन वाइब्रेशन। ये मतलब वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट में घुमा रहे हैं, तो वाइब्रेशन में चेंज आना चाहिए, नहीं चाहिए, आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। चेंज नॉट जीरो है, मतलब चेंज होना चाहिए। इस चीज का मतलब क्या है, चेंज क्या होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट में होना चाहिए विद वाइब्रेशन, ठीक है। ये सिंपल सी कंडीशन होती है फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कंडीशन होती है कि देखो होता क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होगा, किसी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा होगा। जब ये वाइब्रेट कर रहा है, अगर हम उस वाइब्रेशन जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे, आईआर लाइट डालेंगे, तो हमारे पास क्या होगी, सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या होगी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। मॉलिक्यूल लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की हमने क्या डाल दी, लाइट, तो क्या हो जाएगी अपने पास, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। सिंपल। तो प्रिंसिपल में आपको क्या ध्यान रखना है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, डाइपोल मूवमेंट मस्ट चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन,
ठीक है, ये चेंज को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, चेंज को, डिफरेंशियल को शो कर रहा है बेसिकली। उसके बाद अब क्या इतनी मेहनत करेंगे हम, नहीं इतनी मेहनत नहीं करेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा मॉलिक्यूल IR एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव है। तो इसके लिए तो मैंने एक सिंपल सा पॉइंट ऐड कर दिया है, एक्सेप्ट होमोटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑल मॉलिक्यूल्स आर IR एक्टिव। क्या बोला मैंने, होमोडायटोमिक, होमोडायटोमिक मतलब दोनों एटम सेम हो और डायटोमिक हो, जैसे H2, O2, N2, ये सभी क्या है, IR इनएक्टिव है। मतलब होमो का मतलब होता है सेम, डायटोमिक मतलब दो एटम्स, एक्सेप्ट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स क्या है अपने पास IR एक्टिव है, सभी मॉलिक्यूल्स क्या है IR एक्टिव है। एक्सेप्ट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑल मॉलिक्यूल्स कैन शो IR स्पेक्ट्रा। समझ आया सभी को। चलो अब मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, वैसे मैंने आंसर मार्क कर दिए बट कोई नहीं, देख लो, परफेक्टली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट्स, वो क्या होते हैं IR इनएक्टिव। NO, क्या ये सेम एटम्स है, नहीं है, तो ये IR एक्टिव है। NO2 एक्टिव है, वाटर एक्टिव है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, दोनों एटम सेम आ गई तो ये IR एक्टिव नहीं है। अमोनिया एक्टिव है, PCl5 एक्टिव है। इस तरह से देखो यहाँ पे कौन कौन से H2 क्या है, दोनों सेम है एटम्स, यहाँ पे भी दोनों सेम एटम्स, तो ये इनएक्टिव है, बाकी सभी मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, एक्टिव है। समझ आया सभी को, ठीक है। आपसे मास्टर कैडर में इसी से क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव, तो आपने क्या चेक करना होता है, जस्ट एक्सेप्ट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, IR एक्टिव होते हैं। उसके बाद देखो, जब भी हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो IR जो सैंपल होता है, IR सैंपल जो होता है वो, मतलब जो भी हम सैंपल की स्टडी कर रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी, गैसेस फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं, लिक्विड में भी, एज वेल एज गैसेस में। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि सैंपल कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम टर्म पढ़ते हैं एक फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, हम पढ़ेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है। फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स का मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, फिर हम समझेंगे कितने टाइप्स के ये होते हैं। अब सिंपल सी एक चीज समझो, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सपोज कर लो कोई मॉलिक्यूल है, एटम है, ठीक है, मैं एक एटम बना लेता हूँ, ठीक है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ना इन इलेक्ट्रॉन्स में अगर किसी तरह का रिपल्शन होगा, या इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन्स होंगे, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन, ठीक है, वो थर्मल मोशन की वजह से हो सकते हैं। तो जो एटम्स है वो अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ के चलना है कि जब भी हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं तो जो एटम्स है वो एक जगह फिक्स नहीं है, एटम अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, एटम अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि एटम अपनी पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं ड्यूरिंग मोशन, क्लियर। तो अगर वाइब्रेट करेंगे, जैसे ये मेरे पास एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 एटम्स हैं, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, ठीक है। अब अगर मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे तो इसमें 2 तरह हो सकती है, जैसे बॉन्ड है, जैसे ना बॉन्ड को हमने ऐसे स्प्रिंग की तरह मान के चलना है, जो बॉन्ड है इसको हमने किसकी तरह मान के चलना है, स्प्रिंग की तरह। तो बॉन्ड्स में क्या होगा, लगातार स्ट्रेच भी होगा, कंप्रेस भी होगा, स्ट्रेच भी होगा, कंप्रेस भी होगा। तो हमारे पास जो किस तरह के वाइब्रेशन सकते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, इसी को स्ट्रेचिंग को, कंप्रेशन को, या एंगल चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज को हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स। कितने टाइप के होते हैं, जैसे देखो स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, बेंडिंग भी। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में क्या डिफरेंस है, ये स्प्रिंग है, ये बॉन्ड है, ऐसे समझ लो, एक एटम दूसरा एटम, ये स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच, क्लियर। उसके अलावा 2 ऐसे है, ऐसे समझ ली, ये मेरे पास क्या है, ये एक एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये बॉन्ड आपस में स्ट्रेच तो कर सकते हैं, उसके अलावा ये बॉन्ड ऐसे ऐसे बेंड भी कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी स्ट्रेचिंग होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, चेंज। आप लोग समझ पा रहे हो कि जब भी स्ट्रेच करेंगे बॉन्ड को तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, चेंज। मतलब बॉन्ड्स हम फिक्स मान के नहीं चल रहे, बॉन्ड्स में लगातार क्या हो रही है, वाइब्रेशंस हो रही है। और जब भी बेंडिंग होगा तो ड्यूरिंग बेंडिंग हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा।
ड्यूरिंग बेंडिंग हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। क्लियर। तो वाइब्रेशनल मोड्स अपने पास कितने टाइप के होते हैं? वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेचिंग मोड्स और दूसरे होते हैं बेंडिंग मोड्स। एक होते हैं स्ट्रेचिंग मोड्स, एक होते हैं बेंडिंग मोड्स। स्ट्रेचिंग बेंडिंग मोड्स को हम डिफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, बेंडिंग मोड्स को क्या बोल देते हैं, डिफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। तो स्ट्रेचिंग मोड में क्या होता है बेसिकली, देखो इसमें बॉन्ड एंगल तो चेंज नहीं होता बट बॉन्ड लेंथ क्या होती है, चेंज। जैसे ये देखो, ये था, दो एटम में बॉन्ड है, ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इससे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। इससे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, चेंज। तो जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करेंगे तो बॉन्ड एंगल तो क्या रहेगा, सेम, बट बॉन्ड लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। जब भी हम बेंडिंग करेंगे, बेंडिंग का मतलब क्या है, ऐसे 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 बेंडिंग है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ तो क्या रह रही है, सेम रह रही है, बट क्या चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल्स चेंज हो रहे हैं। तो बेंडिंग मोड्स में क्या होगा, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ बट बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें, स्ट्रेचिंग दो टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और दूसरी होती है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है। अगर हम बेंडिंग की बात करें, बेंडिंग भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है इन प्लेन बेंडिंग, एक होती है आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग। क्या होते हैं सारा पढ़ेंगे। इन प्लेन बेंडिंग में हमारे पास सीजनिंग आती है एंड रॉकिंग, और जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है उसमें ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। ठीक है, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेचिंग को। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, स्ट्रेचिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग अपने पास होती है दो टाइप्स की, एक होती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक होती है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, या तो दोनों बॉन्ड बढ़ रहे हैं ऐसे, जैसे देखो ये मेरे पास एटम है, ये बॉन्ड है, इसको भी मैं खींच रहा हूँ, इसको भी नीचे को खींच रहा हूँ, दोनों बॉन्ड क्या होंगे, इलोंगेट होंगे। मतलब यहाँ पे हम देखो, या तो ये बॉन्ड भी लंबा हो रहा है, ये बॉन्ड भी क्या हो रहा है, लंबा, इसको हम बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये बॉन्ड भी छोटा हो रहा है और ये बॉन्ड भी क्या हो रहा है, छोटा, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। या तो अलग पेन से शो कर देता हूं, या तो दोनों एक साथ क्या हो, इलोंगेट हो, या दोनों एक साथ क्या हो, कंप्रेस, उसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और अगर एक बॉन्ड क्या हो, एक को हम क्या करें, इलोंगेट करें, दूसरे को क्या करें, स्ट्रेच करें। मतलब देखो एक बॉन्ड इलोंगेट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। देखो जैसे एक बॉन्ड क्या हो रहा है अपने पास, एक बॉन्ड को तो हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये बॉन्ड लंबा होगा, और एक को ऐसे कर रहे हैं तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ध्यान से रखो, जो फ्रीक्वेंसी लगती है हमारे पास म्यू बार, असिमेट्रिक में ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है एज कंपेयर टू न्यू बार स्ट्रेचिंग। मतलब किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी अपने पास, ज़्यादा एनर्जी लगेगी असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एज कंपेयर टू सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है अपने पास इन प्लेन बेंडिंग्स। क्या आता है, इन प्लेन बेंडिंग्स। इन प्लेन बेंडिंग मतलब सेम प्लेन में, प्लेन चेंज नहीं होगा। जैसे देखो ये मेरे पास क्या है, दो पेन है, इनका ना एक प्लेन है, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो। ठीक है, ऐसे करता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, तब आपको क्लियरली दिखाई देगा, देखना ध्यान से। जैसे देखो ये मेरे पास क्या है, दो बॉन्ड्स है। ठीक है, अगर ये दो बॉन्ड्स है मेरे पास तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, ये एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन, आप ऐसे समझ लो कि ये एक प्लेन है पूरा, जो ब्लू वाला और व्हाइट वाला पेन दोनों एक प्लेन में आ रहे हैं। ठीक है, एक प्लेन में से सीजर की तरह कट कर सकता हूँ ऐसे बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, या तो ये वाला बॉन्ड भी इधर को मूव करे, दोनों बॉन्ड सेम डायरेक्शन मूव करे, ऐसे दोनों अंदर को मूव करे, प्लेन दोनों का सेम है, ऐसे अंदर को, या दोनों बाहर को मूव करे। ठीक है ना, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, सीजरिंग। जैसे ऐसे, ठीक है, प्लेन एक ही है, ऐसे ऐसे मूव करे, दोनों अंदर को मूव करे या दोनों बाहर को मूव करे। जैसे अंदर को मूव कर रहे हैं, बाहर को मूव कर रहे हैं, अंदर बाहर, इस तरह से जो मोशन होता है सेम प्लेन में हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेकंड में स्क्रीन सेट कर लूं। ठीक है, सेम प्लेन में हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सीजरिंग। ठीक है, या तो दोनों ऐसे जाएंगे, दोनों अंदर की तरफ, या दोनों बाहर की तरफ, इस तरह से, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे सीजरिंग।
क्लियर, इन प्लेन है मतलब प्लेन नहीं चेंज हो रहा। उसके बाद दूसरा आता है अपने पास रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होगा, अगर एक इधर को जा रहा है, यहाँ पे समझो एक अंदर को जा रहा है ऐसे, देखो उसमें क्या था, एक इधर को आ रहा था, दूसरा भी इधर को आ रहा था अंदर को। इसमें अगर एक बाहर को जा रहा है, दूसरा भी किसको जाएगा, बाहर को। क्लियर है, मतलब अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये भी किस तरफ जाएगा, इस तरफ। दोनों का मोशन एक डायरेक्शन है, यहाँ पे दोनों का मोशन ऑपोजिट था, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रॉकिंग। क्या बोलते हैं, रॉकिंग। ध्यान रखना पड़ेगा इसमें भी बॉन्ड एंगल्स तो चेंज होंगे। अब दूसरा होता है अपने पास आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इसमें दो केस आते हैं, एक होता है वैगिंग, एक होता है ट्विस्टिंग। वैगिंग और ट्विस्टिंग में क्या होता है, प्लेन चेंज होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड है, ठीक है, अब दोनों बॉन्ड एक साथ आगे को आ जाए, ये भी आगे को आ जाए, ये भी आगे को आ जाए, मतलब दोनों प्लस प्लस का मतलब क्या है, दोनों ऐसे एक प्लेन में है, ऐसे प्लेन में एक, दोनों आगे आ जाए। ठीक है, ये वाला एटम भी ऊपर आ जाए, ये वाला एटम भी क्या आ जाए, ऊपर को आ जाए, या दोनों पीछे चले जाए, या तो प्लस प्लस से शो कर दो, या दोनों ही माइनस माइनस से, मतलब इसमें प्लेन चेंज हो जाएगा, इसमें प्लेन चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं वैगिंग। और ट्विस्टिंग में क्या होता है, अगर एक ऊपर को आ रहा है, दूसरा पीछे को, एक देखो वैगिंग में तो क्या था, दोनों जा तो आगे जा रहे थे या दोनों पीछे, दोनों आगे जा दोनों पीछे, मतलब ये बॉन्ड दोनों जा तो ऊपर आएंगे एक साथ, या दोनों नीचे जाएंगे, तो इस तरह के मोशन को हम वैगिंग बोलते हैं। बट ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक आगे जा रहा है, एक पीछे, मतलब अगर एक ऊपर को आ रहा है, दूसरा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग। तो ये चार तरह के हमें मोशंस देखने को मिल सकते हैं, मतलब ड्यूरिंग वाइब्रेशंस हमारे पास दो तरह के मोशंस होते हैं। देखो एक होते हैं अपने पास स्ट्रेचिंग और एक होते हैं बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में दो तरह की पढ़ ली हमने, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और जो बेंडिंग में प्लेन में हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं सीजरिंग या रॉकिंग, और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में हम ट्विस्टिंग या वैगिंग। तो सबका मीनिंग आप लोग को पता होना चाहिए। क्लियर। अब देखो यहां से अपना मास्टर कैडर में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स। ठीक है, यहां से आपके पास क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स। देखो अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम टर्म होती है एक, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, एक टर्म होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, किसी पार्टिकल के मोशन करने के लिए कितने वेज अवेलेबल है। जैसे कोई पार्टिकल है, वो सीधा ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, रोटेशनल मोशन कर सकता है, या अपनी पोजीशन पे क्या कर सकता है, वाइब्रेशन कर सकता है। तो मतलब जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो किसके इक्वल होता है, 3n के इक्वल। इसके इक्वल होता है 3n। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3n। 3n का मतलब क्या है, n यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, रोटेशनल मोड्स हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोड्स हो सकते हैं, वाइब्रेशनल मोड्स हो सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से वाइब्रेशनल मोड्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, 3n से, आप इस थोड़ा सॉल्व कर लो, 3n से रोटेशनल मोड्स एंड ट्रांसलेशनल मोड्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वाइब्रेशनल मोड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, वाइब्रेशनल मोड्स। अब 3 केस बनेंगे हमारे पास। ठीक है, वाइब्रेशनल मोड्स निकालने। अगर एक एटम है, सिर्फ एक एटम है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दूसरा केस आएगा अपने पास लीनियर मॉलिक्यूल्स का। लीनियर मॉलिक्यूल लाइक CO2 आप लोग को पता होना चाहिए, लीनियर मॉलिक्यूल है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, लीनियर है नॉन लीनियर, आपको केमिकल बॉन्डिंग से पता चलेगा। जैसे BeCl2 है, ये अपने पास क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। क्लियर। अब देखो अगर एक ही एटम है तो हमेशा आप ध्यान रखो, कोई भी पार्टिकल है, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, किस तरह का मॉलिक्यूल है, ट्रांसलेशनल मोड्स 3 होंगे। ट्रांसलेशनल मोड्स कितने होंगे, हमेशा 3। वो एक्स एक्सिस में भी ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में भी, जेड में भी। क्लियर। तो ट्रांसलेशनल मोड हमेशा कितने रहेंगे, 3। इस चीज को आपने अच्छे से नोट कर लेना। ट्रांसलेशनल मोड्स कितने रहेंगे, हमेशा 3 रहेंगे। उसके बाद जो रोटेशनल मोड्स हैं, रोटेशनल मोड्स, अब देखो अगर n1 है, टोटल मोड्स कितने हो जाएंगे, 3n। 3n मतलब 3 × 1 3, तो टोटली 3 है। 3 के 3 कौन से हैं अपने पास, ट्रांसलेशन, तो रोटेशनल कितने हो जाएंगे, 0। अब दूसरा केस, अगर मॉलिक्यूल अपने पास क्या है, लीनियर है। अगर मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर, तो ट्रांसलेशनल तो 3 ही रहेंगे, रोटेशनल कितने होते हैं अपने पास, 2। ये चीज याद करनी पड़ेगी, मैंने बताया वो थर्मोडायनेमिक्स में। लीनियर मॉलिक्यूल के केस में रोटेशनल 2 होते हैं, और नॉन लीनियर के केस में रोटेशनल 3 होते हैं। क्लियर। तो
अब टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, टोटल कितने हो गए 5, तो वाइब्रेशनल कितने आ जाएंगे, वाइब्रेशन टोटल 3n होते हैं, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे वाइब्रेशनल मोड 3n माइनस 5। अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो उस केस में रोटेशनल 3 हो गए, ट्रांसलेशनल 3 हो गए, टोटल कितने हो गए 6, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स विल बी 3n माइनस 6। तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको बस जस्ट आइडेंटिफाई करना ना चाहिए कि आपका मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर। मैक्सिमम चांस है आपके मास्टर कैडर लेक्चर कैडर में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। अब देखो मैंने बहुत टाइम लगा के आपके लिए समरी बनाई है, तो इसमें आपको देखो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स की अगर हम बात करें तो अगर कोई एटम में तो कितने हो जाएंगे 0, अभी प्रूफ करके हटाऊं। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें होंगे 3n माइनस 5। टोटल वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे जिसको हम स्टडी कर रहे हैं 3n माइनस 5, किस केस में, लीनियर मॉलिक्यूल के केस में। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल क्या है नॉन लीनियर है, अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे 3n माइनस 6, कितने होंगे 3n माइनस 6। इतना सभी को समझ आ रहा है। अब मेन चीज क्या है अपने पास, अब वाइब्रेशनल मोड्स भी आगे दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेचिंग होते हैं एंड बेंडिंग होते हैं, स्ट्रेचिंग होते हैं एंड बेंडिंग होते हैं। अब ये ऑप्शनल पार्ट है, जो स्टूडेंट लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये करना ही करना है, वैसे मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, इजी है, ठीक है, बट लेक्चर कैडर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मास्टर कैडर में ये आएगा, मास्टर कैडर में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट लेक्चर कैडर के लिए आपको सारे करने हैं। देखो अगर सपोज करो अपने पास लीनियर मॉलिक्यूल है, उसमें टोटल वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे 3n माइनस 5, उसमें से कुछ स्ट्रेचिंग होंगे, कुछ क्या होंगे बेंडिंग, कुछ होंगे स्ट्रेचिंग, कुछ होंगे बेंडिंग। अब कितने स्ट्रेचिंग होते हैं कितने बेंडिंग, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के ऊपर। अब मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक में लीनियर हो सकते हैं या रिंग वाले हो सकते हैं, ठीक है, साइक्लिक हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, या तो मॉलिक्यूल क्या होगा असाइक्लिक या साइक्लिक, तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक केस ध्यान रखो, ठीक है, आप ध्यान रखो अगर मॉलिक्यूल असाइक्लिक है तो स्ट्रेचिंग कितनी होगी n-1, स्ट्रेचिंग कितनी होगी n-1, बस इतना ध्यान रखना है, मतलब जितने एटम है उससे कम क्या होगा स्ट्रेचिंग, बट कब, जब मॉलिक्यूल क्या हो असाइक्लिक, ओपन चेन वाला हो, कैसा हो ओपन चेन वाला। तो मैं थोड़ी सी समरी बनाता हूँ इसकी, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। आपको लग रहा होगा रटना पड़ रहा है, बट ये रटना नहीं पड़ रहा, ये काफी आसान चीज है। जैसे अपने पास देखो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसमें लीनियर मॉलिक्यूल है, सपोज कर लो मेरे पास क्या है लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे, ये अभी मैं प्रूफ करके हटाऊं 3n माइनस 5, कितने हो जाएंगे अपने पास 3n माइनस 5। अब इसमें से 3n माइनस 5 में से वाइब्रेशन मोड्स दो टाइप के होते हैं, कुछ होंगे इसमें से स्ट्रेचिंग, कुछ होंगे अपने पास बेंडिंग, कुछ होंगे इनमें से स्ट्रेचिंग, कुछ होंगे अपने पास इनमें से बेंडिंग। अब जो स्ट्रेचिंग मोड्स हैं, अगर मॉलिक्यूल क्या है असाइक्लिक है, मोस्टली केसेस में आपके सिलेबस में असाइक्लिक आएगा, असाइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन, असाइक्लिक का मतलब क्या होता है ओपन चेन। अगर मॉलिक्यूल मेरा असाइक्लिक है ओपन चेन है तो इस केस में n-1 जितने एटम है उससे कम क्या होगा स्ट्रेचिंग मोड होगी। अब टोटल मोड्स कितने हैं 3n-5, उसमें से n-5 क्या है, सॉरी n-1 क्या है स्ट्रेचिंग, तो बेंडिंग कितने हो जाएंगे 3n-5 माइनस n-1, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये अपने पास, ठीक है, माइनस कर लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2n-4, कितना आ जाएगा 2n-4, करके दिखा देता हूँ 3n-5 माइनस n+1, तो इसको सॉल्व करूंगे 2n-4। समझ आया कैसे बनाए फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूल हो अपने पास साइक्लिक जैसे बेंजीन टाइप, तो उस केस में स्ट्रेचिंग आते हैं n, स्ट्रेचिंग कितने आते हैं n, ठीक है, तो बेंडिंग कितने आ जाएंगे बताओ, टोटल 3n-5 है, उसमें से n माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास 2n-5। क्लियर है। तो बस आप ध्यान रखो स्ट्रेचिंग को याद कर लो, किसको याद कर लो स्ट्रेचिंग को। अगर ओपन चेन मॉलिक्यूल है तो n-1, साइक्लिक है तो n। क्लियर, बाकी तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। इस तरह से अपने पास क्या बन जाएंगे फॉर्मूलास।
समरी देखो, लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3n-5 वाइब्रेशन मोड्स, अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है 3n-6, 3n-6, समझ आ गया सभी को। स्ट्रेचिंग कितने हो गए, असाइक्लिक है तो n-1, साइक्लिक है तो n। अगर इतना भी नहीं आपको करना, अगर कर सकते हो या तो बिल्कुल इजी है, अगर आपको इससे भी इजी मेथड चाहिए, इजी मेथड, इससे भी इजी मेथड बताता हूं आपको, ठीक है। इजी मेथड क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग मोड्स, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग मोड्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग मोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड्स, क्लियर। देख लो, आपको अगर फॉर्मूला इजी लग रहा है, मेरे को तो फॉर्मूला इजी लग रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल है मान लो H2O का, ठीक है। H2 मुझे बताओ लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर है, तो आपको सबको पता है कि बेंट शेप होती है इसकी, ये अपने पास एक छोटा सा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है अपने पास, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, वाटर क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर ये अपने पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड किसके इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड आ जाएंगे 3n-6 के। तो 3 टोटल एटम कितने इसमें, 3 है, -6, तो 3 - 3 9, 9 - 6 कितने आ जाएंगे, 3 वाइब्रेशनल मोड्स आ जाएंगे। कितने वाइब्रेशनल मोड आएंगे, 3। अब इसमें से स्ट्रेचिंग कितने होंगे, आप फॉर्मूला लगा लो, n-1 2 आ जाएगा। स्ट्रेचिंग कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। स्ट्रेचिंग कितने आएंगे, 2। तो बेंडिंग कितने आ जाएंगे, बेंडिंग आ जाएगा 1 आ जाएगा, बेंडिंग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। तो बस आप लोग को ध्यान रखना है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स इसमें, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है ना, तो 2 ही क्या है, स्ट्रेचिंग है। तो चाहे फॉर्मूला कर लो, चाहे दूसरा मेथड कर लो। जो ये वाला मेथड है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वाला, ये साइक्लिक एंड असाइक्लिक दोनों के लिए काम कर जाता है, बस ये डिफरेंस है। बाकी अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, स्ट्रेचिंग कितने होंगे असाइक्लिक के लिए n-1, साइक्लिक के लिए n। डन। चलो अब देखो, क्लैरिटी तो तब आएगी ना जब आप ये टेबल पूरा करोगे, क्लैरिटी तो तब आएगी आपको जब आप ये टेबल क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलिए कुछ इस तरह का आपका टेबल बनाया मैंने, इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसे करता हूँ, 2-3 मॉलिक्यूल्स को मैं कंप्लीट करता हूँ। पहले तो हम ना ऐसे करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं इसके, ठीक है। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर आप लोग को पता है CO2 क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। CO2 क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरह का। अमोनिया, अमोनिया की शेप होती है पिरामिडल, कैसी शेप होती है, पिरामिडल, तो ये नॉन लीनियर है, ठीक है। और इनमें से जो C2H2 है, ये C ट्रिपल बॉन्ड CHH, ये भी अल्काइन है, ये भी लीनियर होता है। उसके अलावा बस बाकी तो आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। जैसे पहला है, मॉलिक्यूल लीनियर है नॉन लीनियर, लीनियर है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 3n-5 का, तो n कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 × 3 - 5, बोलो सॉल्व करो, 9 - 5 कितना आएगा, 9 - 5 विल बी 4, 9 - 5 विल बी 4। इसमें स्ट्रेचिंग होंगी, स्ट्रेचिंग कितने होंगे, देखो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो स्ट्रेचिंग कितने आ जाएंगी, 2 आ जाएंगे। तो सिंपली n-1 कर लो, तो सिंपली क्या कर लो, n-1, ठीक है। तो बेंडिंग टोटल 4 है, तो बेंडिंग कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, बेंडिंग कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। क्लियर है, कवर किया सबने टॉपिक ही। अब देखो यहाँ पे अमोनिया के लिए, ये लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा अपने पास 3n-6, तो 3 × 3 - 6 कितना आ जाएगा, 3। अब टोटल एटम्स कितने हैं इसमें, सॉरी गलती कर गया, टोटल एटम तो 4 है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। अमोनिया में टोटल एटम कितने, 4 हैं, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। 3 × 4 - 3 कितना आ जाएगा, क्या कर रहा हूँ, -6 करना है, ठीक है। 6 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 6। इसमें स्ट्रेचिंग कितने होंगे, टोटल एटम 4 है, 4 में से कम कर दो, स्ट्रेचिंग आ जाएंगे 3, तो बाकी 3 क्या बच जाएंगे यहाँ पे, बेंडिंग।
ऑल्दो स्ट्रेचिंग बेंडिंग के बारे में एग्जाम में मैंने देखा है इतना डिटेल में नहीं पूछता, ठीक है, मास्टर कैडर वाला इतनी डिटेल में नहीं पूछता, बट मेरा तो ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है कि आपको सब चीज़ें बताऊं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें C6H6 का आपको पता होना चाहिए, इसमें बाकी सारे तो ओपन चेन है, बस इसमें जो साइक्लिक मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, बेंजीन है, कौन सा है, बेंजीन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं करके बताता हूँ। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, लीनियर मॉलिक्यूल है नॉन लीनियर है, लीनियर तो किसी हिसाब से दिख रहा है, नॉन लीनियर ये 3n-6। अब कितने एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम का है, 6 हाइड्रोजन के एटम है, टोटल 12 एटम्स है, तो 3 × 12 - 6 तो कितना आ जाएगा, 36 में से 6 माइनस करेंगे, 36 में से 6 माइनस कर देंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे अपने पास, 30 आ जाएंगे। अब उसमें से कुछ स्ट्रेचिंग हो गए, कुछ बेंडिंग। अब स्ट्रेचिंग कितने हो गए, अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो इसके लिए देखो ध्यान से, जितना n की वैल्यू होती है उतनी ही स्ट्रेचिंग होती है, तो इसमें स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला n-1 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, n, तो उसकी वैल्यू आएगी अपने पास 12 एटम्स है, तो 12 क्या है अपने पास, स्ट्रेचिंग है, तो 30 में से 12 माइनस करेंगे तो बेंडिंग कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, बेंडिंग कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को फर्स्ट लेक्चर क्लियर होगा जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये टेबल कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है, मैं भी कंप्लीट करके लेके आऊँगा अपनी तरफ से, आप लोगों ने भी ये टेबल को कंप्लीट करना है, फिर हम मैच करेंगे आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व किए। आई होप आप लोग को ये लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।